नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम हमारे जयपुर डायलॉग्स के इस सेशन में बहुत दिनों बाद भाऊ का स्वागत कर रहे हैं। यद्यपि भाऊ आए थे हमारे जयपुर डायलॉग्स इवेंट में। तो भाऊ आपका स्वागत है। ओंकार जी आपका भी स्वागत है। और नमस्कार। आज का विषय वैसे तो गुजरात चुनाव से संबंधित है, लेकिन गुजरात चुनाव के माध्यम से कई सारे संकेत निकल रहे हैं। और उसमें संकेत ये निकल रहा है कि ये है एक जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसको लेफ्ट लिबरल कहते हैं, मैं उनको पंचमक्कार भी बोलता हूँ। ये जो है ये हराने जा रहा है मोदी को गुजरात में। बिल्कुल। तो ये वो तो मैंने तो उस पर एक वीडियो भी बना दिया था कि चुनाव के रिजल्ट तक 8 दिसंबर तक तो मोदी और शाह रोज हारेंगे। 8 तारीख को जो उनको जीतना है ना, उनको कहाँ पहले जीतना है। पहले तो इनको जीत का महोत्सव शुरू करने तो कोई बात नहीं। सवाल 8 दिसंबर का है, उस दिन क्या होता है उससे इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हराने मोदी क्यों जा रहे हैं, वो तो जीतने जा रहे हैं। जीतो भाई, कोई बात नहीं। हाँ, और अरविंद केजरीवाल जीतने जा रहा है। हाँ, अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, कांग्रेस भी जीतेगी, दो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, दो पार्टियां सत्ता में आएगी। हमारे संजय राउत ने परसों बोल दिया कि 103 दिन जेल में रहो तो 103 एमएलए चुनकर लाऊंगा। फिर शरद पवार की पार्टी ने बोला 100 चुनकर लाएंगे, तो 288 में से 203 तो उनके गए। अब बचे कुछ 85 है, वो तो कांग्रेस को आ जाएंगे। तो बीजेपी अपनी घर बैठेगी, पार्टी बार्टी बंद करते। तो फेंकने में कोई कोई रोक नहीं सकता ना, आप जो चाहे बोल सकते हो, किसने रोका है? आपने वैसे अभी एक वीडियो बनाया था जयपुर डायलॉग्स में भी, आपने कहा था कि ये इकोसिस्टम की लड़ाई है। तो ये इसको आप बिल्कुल। इकोसिस्टम की लड़ाई देख रहे हैं? अरे इकोसिस्टम का मतलब ये है कि इनको खाओ खिला पिला कर बना के रखा है सेफ। जो एक किला बनता है तो किले की जो तटबंदी होती है बाहर की, ये लोग है। तो जब राजा हार जाता है तो उसके बाद भी बचाने की कोशिश करने में क्या, वो तो या तो जो आक्रामक है वो तो तोड़ देगा या तो वो काबिज कर देगा। लेकिन इनको लगता रहता है ना, भाई हारे तो हारे, क्या होगा। हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है, मनातले मांडे खायचे तो सुके कोरडे का खायचे। मांडे का मतलब एक बड़ी रोटी होती है जो पुरणपोली जैसी रहती है। तो मन की ही बात है ना, असल में कहाँ होती है। तो अगर मन की ही काल्पनिक पूरण पोली खानी है तो भाई सूखी रूखी को खाएंगे, उसको घी भी लगाकर बढ़िया क्रिस्पी बनाकर खाएंगे। क्योंकि रोटी भी नहीं है, घी भी नहीं है, आग भी नहीं है, तवा भी नहीं है, सब कल्पना में है। तो अच्छी पकवान बनाकर खा सकते हैं ना। तो इकोसिस्टम ऐसे ही चलती है, इकोसिस्टम ऐसे ही चलती है। हिंदी में कहते हैं कि मन का लाडू फीका क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। इनका तो बहुत मीठा है, और खाते वक्त बोलेंगे नहीं तो खा तो लेता, लेकिन क्या करो, डायबिटीज का प्रॉब्लम है। इकोसिस्टम के पास हर सवाल का जवाब रेडी रहता है। ओंकार जी, हमने गुजरात चुनाव का विश्लेषण किया था, और उस गुजरात चुनाव के विश्लेषण में हमने ये पाया था कि ये प्रश्न ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीतेगी। प्रश्न केवल इतना है कि कितने से जीतेगी, कि वो 115 सीट आएगी या 145 सीट आएगी। प्रश्न केवल यह है। लेकिन जो इस समय मीडिया में देखने को मिल रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बस हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो तो सबसे आगे जाएंगे, जबकि हमारे सर्वे में उनको 6 सीट मिल रही थी। और वो बेचारे कांग्रेस वालों को भी जो है वो लेके नीचे पड़े हुए थे, जो 30-35 पे ही टिक गए थे। तो ये सब देखते हुए ये जो हमारे इकोसिस्टम वाले हैं, वो क्या वास्तव में सोच रहे हैं कि कुछ कर पाएंगे, या ये देख रहे हैं कि साहब कि ये दूसरा इकोसिस्टम जो है ये हमारे बराबर ना खड़ा हो जाए?
इकोसिस्टम वालों का तो हाल ये है संजय जी कि जब पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने शपथ ली और उसके बाद उनको लगा कि अब वो राष्ट्रीय फलक पर एक भूमिका निभा सकती हैं और उसके लिए उन्होंने जब मुंबई की यात्रा की, दिल्ली की यात्रा की और दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कई दलों के नेताओं से भेंट की, मुंबई में भी शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की और बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो जो जिस इकोसिस्टम की बात हम करते हैं, लुटियन मीडिया की बात करते हैं, उसमें एक बेचैनी का भाव देखा गया और आशुतोष जैसों ने अपने प्रोग्राम्स में ये कहना शुरू कर दिया, अपने चैनल पर ये डिस्कशन करने शुरू कर दिए कि अगर ममता बनर्जी को ही हम हीरो की तरह पेश करना शुरू कर देंगे या विकल्प की तरह स्वीकार करना शुरू कर देंगे और इनके नेतृत्व में ही अगर कोई गठबंधन बनना है 2024 के लिए, तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा, 10 जनपद का क्या होगा, कांग्रेस नेतृत्व का क्या होगा। यानी जो एक अभी भाऊ जो कह रहे थे कि जो पाले हुए लोग हैं इनके, उनमें किस कदर बेचैनी देखने को मिली थी और पेट में दर्द उनका शुरू हो चुका था कि ममता बनर्जी को ही अगर आगे बढ़ना है, बढ़ाना है मीडिया के द्वारा, तो फिर इनका क्या होगा जिनके हम ताबेदार रहे हैं या जिनके टुकड़ों पर हम जिंदा रहे हैं अब तक, जिनकी वजह से हमें विदेश यात्राएं और तमाम तरह की, जो मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, विदेशों में जाकर के हम करते थे। प्रधानमंत्री के साथ विमान में जब यात्राएं करते थे तो और विमान टेक ऑफ के बाद सीधा होता था तो बोतलें खुलनी शुरू हो जाती थी। तो हम तो इनकी वजह से हैं जो कुछ है। फिर अगर ममता बनर्जी आएंगे तो नए सिरे से हमें अलाइनमेंट करने पड़ेंगे और ममता बनर्जी आएंगी तो फिर वो अपना बैंड बाजा लेकर के आएंगी। जो पश्चिम बंगाल को बिलोंग करता है या दूसरे राज्यों को बिलोंग करता है, वो दिल्ली में लुटियन मीडिया के ऊपर क्यों जिंदा रहेंगी। गुजरात में भी हाल एक्चुअल में लगभग वैसा ही है। मैं योगेंद्र यादव का एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद भास्कर में छपा है, किस में छपा है। उनसे पूछा गया था अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो जो योगेंद्र यादव कभी इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा थे, अभी भी हैं, दूसरे तरीके से हैं, वो क्या कह रहे हैं वो बड़ा नोटिसेबल है। वो कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस को हराने के लिए गुजरात गए हैं। यानी कल तक जो अन्ना हजारे के आंदोलन के हिस्से थे, अरविंद केजरीवाल के सलाहकार थे, इनके शुभचिंतक हुआ करते थे, जब से अरविंद केजरीवाल ने इनको, प्रशांत भूषण को, कुछ दूसरे लोगों को लात मार करके बाहर निकाला है, तब से ये अब छुपी दबी जबान में अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा विलेन मानने लगे हैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो योगेंद्र यादव 2019 के नतीजे आने के बाद एक लेख लिख करके ये कह रहे थे कि कांग्रेस को मर जाना चाहिए, वो योगेंद्र यादव अब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, उस यात्रा में वो साथ चल रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम इतना कंफ्यूज है, इतना दिग्भ्रमित है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चक्रव्यूह बन गया है, इससे निकलें कैसे, कोई रास्ता इनको दिखाई दे नहीं रहा है। और गुजरात पे चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो गुजरात के तो हालात ऐसे बन गए हैं, वो तो तय है, वो तो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, वो तो अब वो दीवारों पर जो लिखा हुआ है उसको मिटा नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना रही है, बहुत अच्छे मतों से बना रही है। जो लास्ट सर्वे भी आए हैं वो भी यही शो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 130 से ज्यादा सीटें लेकर के आ रही है। वो ऊपर कितनी जाएंगी कह नहीं सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को कितना डैमेज करेगी। जितना वोट बटेगा भारतीय जनता पार्टी और ऊपर चली जाएगी, ये जानकारों का कहना है। अब देखना ये है कि जो आपके सर्वे में आया था कि इनको 6-7 सीटें मिलेंगी, वहीं रहती है या थोड़ा बहुत और 2-4 सीटें ऊपर चली जाती है, और कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी।
जी। तो बाऊ अब तो कन्हैया कुमार जो है वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए और इस समय जो है वो प्रमुख प्रचारक हैं और वो तो वे व्यक्ति हैं जो एक समय कहा करते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं एक और बात और जोड़ दूं संजय जी, आज जयराम रमेश का एक वक्तव्य आया है, अभी ट्विटर पर वायरल हो रहा है। जी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में इस समय राहुल गांधी के बाद जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो कन्हैया कुमार है, और जी। उनके ठीक पीछे की तरफ दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं, चेहरा लटकाए हुए, कुछ बोल नहीं पा रहे। नहीं बाऊ। नहीं, देखिए, गुजरात चुनाव का विश्लेषण मैं ऐसे करूंगा कि गुजरात चुनाव मानो हमारे अंधेरी ईस्ट जैसा है। अब ऋतुजा लटके जीतेगी ये किस कहने के लिए कोई भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं थी। सामने कोई पार्टी ही नहीं थी ना, कोई पार्टी नहीं थी। बीजेपी ने मुरजी पटेल को खड़ा किया था, लेकिन भाई सब बोले 1.5 साल के लिए क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। राज ठाकरे से लेकर बहुत शरद पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस को खत लिखे थे, रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कैंडिडेट बीजेपी ने पीछे लिया। अब उसके बाद खुद शिवसेना भी भूल गई थी 8 दिन 15 दिन कि भाई चुनाव है, हमारा कैंडिडेट खड़ा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। और आराम से 66,000 वोट से ऋतुजा लटके जीत गई शिवसेना की, क्योंकि सामने कोई लड़ने वाला नहीं था। कैंडिडेट तो 6 थे, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं था। और बीजेपी जो नाराज कर रहे थे, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि भाई ठीक है, हमारा कैंडिडेट ने तो हम नोटा को देंगे। तो 12,000 तो 12,000 वोट नोटा को। जी। बीजेपी के नाराज लोगों के वोट थे। लेकिन ऋतुजा लटके जिस ढंग से जीती, उसी ढंग से बीजेपी गुजरात में जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के सामने लड़ने वाला कोई नहीं है। देखो, जीतना एक बात होती है और लड़कर जीतना एक बात होती है। मैं नहीं मानता कि बीजेपी गुजरात में लड़कर जीतने वाली है। उनके सामने अगर कोई नहीं है, ये कैसी बात। यानी राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हो, तो आपके जो शरद जोशी हुआ करते थे, उनका एक बढ़िया व्यंग मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि गावस्कर को गावस्कर बनाने में मेरा बड़ा योगदान है। तो आप पूछोगे कि भाई कैसा योगदान है, तो बोले मैं कभी क्रिकेट खेला नहीं, नहीं तो ये सब रिकॉर्ड मैं ही कर लेता। अगर मैं ही कर लेता तो आप कभी गावस्कर का नाम तक नहीं सुनते, ना कि गावस्कर को विक्रमादित्य वगैरह बोला जाता। तो इस ढंग से अगर छठी सातवीं बार बीजेपी गुजरात में जीतने वाली है, इसका कारण सामने शरद जोशी खड़े। तो गावस्कर और रिकॉर्ड बनाने वाला क्रिकेटर बनना ही पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए चुनाव आसान कितना है, हमें देखे। उनके सामने हारने के लिए अगर आप खड़े हो जाते हो, अब 400 से ज्यादा कैंडिडेट, 2 नंबर के कैंडिडेट, मेरा ख्याल है बीजेपी से ज्यादा कैंडिडेट 2014 में आपने खड़े किए थे। 400 से ज्यादा उनकी डिपॉजिट चली गई और पंजाब में 4 आ गए, जहां इनका प्रभाव क्षेत्र है दिल्ली, वहां भी केजरीवाल वगैरह सब हार गए। वाराणसी में तो इनके सुपड़ा साफ हो गया केजरीवाल का। तो बात यह है कि अगर सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, तो मीडिया या इकोसिस्टम घुमाएगी भुनाएगी तो क्या भुनाएगी। तो उनको वही तो क्या बोलते हैं, वही तो बोलना पड़ता है। देखो, गाना गाने वाले होते हैं, उसको कोरस देने वाले होते हैं। अब गाना मेन गायक जो है वो अगली लाइन भूल गया, तो इनको वही तो रिपीट करना पड़ता है ना। इकोसिस्टम की हालत वैसी है कि जी 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 करते रहेंगे। तो इकोसिस्टम या जो कोई सेक्युलर मीडिया है, वो तो ऐसे मोदी हारेंगे, वैसे मोदी हारेंगे, अरे सामने जीतेंगे कौन, केजरीवाल कैसे जीतेंगे, इसका बोलो। वो तो नहीं बोल रहे। अब बारीकी से आप इकोसिस्टम या ये सेक्युलर मीडिया की बात सुनेंगे, तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ तो ये बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, वो तो भारी पड़ने वाला है। अरे बीजेपी को भारी पड़ना छोड़ दो,
केजरीवाल कैसे जीतने वाला है वो बोलो, उसकी तो बात आपके पास। पिछले चुनाव पे ठाकुर हार्दिक पटेल था, वो तो दोनों बीजेपी में चले गए, बचा है मेवानी, वो तो कांग्रेस में है नहीं। और अभी अभी जो बात ओमकार जी ने लेटेस्ट बताई ट्विटर की कुछ, तो अरे जी जी हाँ, कन्हैया सबसे कुमार ज्यादा वाली। कन्हैया कुमार की डिमांड जो है, आप भूल रहे हो कि कन्हैया कुमार के कारण ही पदयात्रा निकली है, ये राहुल गांधी की बात नहीं है। कन्हैया कुमार को दिल्ली में रखकर या बिहार में भेजकर पदयात्रा निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी पदयात्रा का नाम सुनो, आप समझो, भारत जोड़ो यात्रा है। अब हाँ भारत जोड़ो तो जोड़ने के लिए टुकड़े होने चाहिए ना, तो टुकड़े करने वाला साथ नहीं लिया, तो टुकड़े कहां कहां पड़े, इकट्ठा कैसे हो गए, वो जोड़ेंगे कैसे? इसलिए कन्हैया कुमार की जो डिमांड आप बोल रहे, वो इसलिए कहां कहां इनके कल्पना आइडिया ऑफ इंडिया के टुकड़े पड़े हैं, वो तो इकट्ठा करके जोड़ने हैं ना। मैंने उस पर भी एक वीडियो बना दिया है कि कन्हैया कुमार के सिवा एक बार राहुल गांधी ही हाजिर ना हो तो भी पदयात्रा चलेगी, लेकिन कन्हैया कुमार गैर हाजिर होगा तो पदयात्रा रुक जाएगी, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा है। और जहां जहां टुकड़े पड़े, या तो उमर खालिद बता सकता है या तो कन्हैया कुमार बता सकता है। तो बिल्कुल सही बोल रहे कौन अपने जयराम जयराम रमेश जो रमेश। बोल रहे हैं, जयराम बिल्कुल सही रमेश, हाँ। बोल रहे हैं कि भाई हमको भारत जोड़ना है, वो भले कल्पना का हो, एक आइडिया हो, लेकिन वो टूट पड़ी है। तो आपको, आप ये ना, आप भारत जोड़ो का मतलब तुम्हारे हमारे भारत की बात समझ रहे हो, वैसी बात नहीं है। ये भारत की खोज वाला भारत है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भारत है, आइडिया ऑफ इंडिया है, वो टूट पड़ा है। और उस पर ही इकोसिस्टम निर्भर होती थी। अब ये आप जयराम रमेश की बात बोल रहे हैं, आपको याद होगा तो 2013 की जुलाई में जयराम रमेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें कहा था कि 1947 के बाद नरेंद्र मोदी ये भारत कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, उसका मजाक उड़ाया गया था। मैं जयराम रमेश को उल्लू नहीं समझता, बाकी कांग्रेस वाले और जयराम रमेश, इनमें फर्क है, बिल्कुल फर्क है। और उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है, तो बहुत सारे कांग्रेस वाले इतना गुस्सा हो गए थे। मेरा ख्याल है कि सत्यव्रत चतुर्वेदी नाम के प्रवक्ता थे, वो तो हाँ इतना गुस्सा सत्यव्रत। हो गए थे कि आप चले जाओ बीजेपी में, वहां जाके मोदी की आरती करो, यहां तक बोले थे पब्लिकली। आजकल वो कहाँ है पता नहीं, शायद एक टुकड़ा वो भी है जो ढूंढना पड़ेगा। तो वो चैलेंज साबित हुआ, यानी जयराम रमेश सही थे। दूसरा, उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला था, उसके बाद एक इंटरव्यू था, उन्होंने बोला था कि ये 2014-13 की बात कर रहा हूं, 8 साल पुरानी। तो जयराम रमेश ने कहा था कि हम सब कांग्रेस वाले 2014 के चुनाव के लिए चिंतित है, लेकिन राहुल गांधी जो पार्टी बनवा रहे हैं वो 2019 की तैयारी कर रहे हैं। ये भी जयराम रमेश का स्टेटमेंट है, आप ढूंढो, सर्च करो, आपको इंटरनेट पर मिलेगा। क्या हुआ हम देख रहे हैं। तो जयराम रमेश गलत बोलते ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं, इसलिए वो सही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के पीछे, अभी वो तो उतना तो बोलना पड़ेगा, लेकिन वो सच्चाई में क्या बोल रहे हो समझो, कि राहुल गांधी की भाड़ में गए राहुल गांधी। पदयात्रा के लिए कन्हैया कुमार जरूरी है, क्योंकि हम आइडिया ऑफ इंडिया जोड़ना चाहते हैं, और इसके लिए आइडिया ऑफ इंडिया के टुकड़े हुए, जिन्होंने टुकड़े किए उनको तो पता होगा कहां कहां पड़े। तो उसके लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, कन्हैया कुमार की जरूरत है। ये जयराम रमेश का मैं सुनवा भी देता हूँ दर्शकों को और आपको। बिल्कुल सुनवाए। भारत यात्री है जिसका डिमांड राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री है जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। राहुल गांधी जी के
तो महिलाओं और बुजुर्गों का भी महिलाओं और बुजुर्गों से भी जो है सबसे यानी ज्यादा डिमांड एक्चुअली शायद कन्हैया वो कुमार की। हिस्ट्री भूल गए, वरना बोल देते कि 4 नंबर की डिमांड उनकी है, क्यों पहले तो फाहियान थे, फिर वेद सिंह से भारत यात्री, उसके बाद राहुल गांधी आ गए और अब कन्हैया कुमार आ गए। वो शायद गलती से दूसरा नंबर बोल रहे हैं, वो चौथा नंबर होगा, क्योंकि भारत की यात्रा फाहियान से वगैरह शुरू हो गई है। वेद सिंह वो थे ना चाइना के, जिन्होंने कुछ हाँ, लिखा था। फाहियान ह्यूएनसांग। लेकिन भाऊ कांग्रेस वो चलता कहाँ है। आकर के खड़ी हो गई है? मतलब ये हालत हो गई है कि आप एक लेफ्टिस्ट और वो भी उच्छृंखल टाइप के, मतलब ये किस तरह की विचारधारा कन्हैया कुमार की है? ऐसे लोगों को आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा, मतलब दूसरे नंबर पर वो ज्यादा भी बोल सकते थे पर निकाल दिए जाते। पर उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर की डिमांड अगर किसी की है तो कन्हैया कुमार की है, और उनके ठीक पीछे की तरफ मतलब मुंह लटकाए बैठे हैं दिग्विजय सिंह। आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी सीनियर नेता हैं, इंक्लूडिंग जो नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे समेत, सबकी क्या हालत हो गई होगी इस बयान के बाद जो जयराम रमेश ने दिया है। मतलब कांग्रेस इतनी दरिद्रता को प्राप्त हो गई है कि एक आयातित नौजवान लड़के को आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी के बाद अगर किसी की लोकप्रियता है, डिमांड है, तो वो कन्हैया कुमार की है। ये हालत हो गई है। समझिए, वो बोल रहे कि मेरी भी नहीं उतनी उनकी है, यानी राहुल गांधी की भी जितनी नहीं है उतने। अभी देखो, आपके पास अगर 2000 का नोट नहीं है, आपके पास 500 का भी नोट नहीं है, और आपके पास शायद 200 का और 100 रुपए का नोट है, तो आप बोल सकते हो कि भाई 100 रुपए का नोट डिमांड में है, क्योंकि 500 का नोट है ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगे बेचारे। हमें ये समझना बिल्कुल जरूरी है। देखो, सामने वाले को गलत ठहराना आसान बात है, उसको समझना जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि वो सही बोल रहे, राहुल गांधी की डिमांड है ही नहीं। ओंकार जी, अगर कन्हैया कुमारी भविष्य है तो मुझे लगता है कि इन्होंने बेकार ही खड़गे को बनाया ही। कन्हैया कुमार को ये अध्यक्ष बना देते तो फिर ये युवा शक्ति जो है ये कांग्रेस को पूरी तरह से लेफ्ट के सामने खड़ा कर देती और लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट हो जाता, और बीजेपी के लिए पूरा का पूरा खांचा जो है लेफ्ट से इतर जितना भी है ये वो सारा खाली छोड़ छोड़ दिया इन्होंने। छोड़ देते, पूरी तरह से छोड़ देते देखिए अभी भी तो। देखिए, एक बात बीच में बोल दूं मैं थोड़ी। जी। जब कन्हैया कुमार सीपीआई की तरफ से बिहार का चुनाव 2019 का लड़ रहा था, तब उसके लिए एक भी सीट सीपीआई को छोड़ने के लिए लालू राजी नहीं थे। ये समझ लो आप, लालू चुनाव जीतने हारने में माहिर है। अगर वो कन्हैया कुमार के लिए गठबंधन में सीट नहीं छोड़ना चाहते, उनको मालूम था कि ये तो हारने वाला है, तो एक सीट हम खराब क्यों करें, हम जीतेंगे या हारेंगे, जो कुछ होगा वो हमारा होगा, इनके साथ क्यों रहेंगे हम। और वहां से मेरा ख्याल है कन्हैया कुमार का डिपॉजिट चला गया था। तो कांग्रेस बस थोड़ा सा बचा कहां था, पहुंची है, मामूली सा बच गया था। हाँ हाँ, जो कुछ है थोड़ा सा बच गया होगा। 22% वोट आए थे इसके, लेकिन बात यह है 22%। कि हाँ, तो बात यह है कि कांग्रेस खड़ी है, ये शब्द आप गलत बोल रहे हो। खड़ा रहने के लिए अपने पाव होने चाहिए। कांग्रेस के पास पाव बचे नहीं है, उनके कोई पाव है ही नहीं है, इसलिए दूसरे से ये पाव ला रहे, कहां से ला रहे। और दूसरी बात ये होती है कि आज कांग्रेस के पास लॉजिकली, गलत हो सही हो, लेकिन लॉजिकली और एक आधे घंटे का भाषण देने वाला भी कोई बचा नहीं है। जयराम रमेश हमें वो समझा रहे कि आम लोगों की मीटिंग में बोलने वाला कोई हमें चाहिए, तो लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अब जयराम रमेश ने दूसरी बात ये नहीं बताई कि हिमाचल और गुजरात के कांग्रेस वालों ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि भाई कुछ भी करो, राहुल गांधी को यहां मत आने दो। ये तो वो बोल नहीं सकते, इसलिए डिमांड कहाँ है वो बोल रहे हैं।
वो पॉजिटिवली बोल रहे, निगेटिव नहीं बोल रहे कि भाई गुजरात में राहुल गांधी नहीं चाहिए, हिमाचल में राहुल गांधी नहीं चाहिए। डिमांड है तो जहां चुनाव नहीं वहां राहुल गांधी की बहुत डिमांड है, और 2 नंबर पर कन्हैया कुमार की है। इसलिए पॉजिटिवली समझने की कोशिश कीजिए आप। क्या कहते हैं आप ओंकार जी? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो है वो अब रूपांतरण हो चुका है, करीब-करीब हो चुका है। शुरू हो रहा है ये कहना भी गलत है, क्योंकि जब ये जेएनयू में बवाल चल रहा था, जब सरकार की तरफ से सख्ती हो रही थी, तो राहुल गांधी पहुंच गए थे ना जेएनयू में। एक तरफ नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और राहुल गांधी इन लोगों को समर्थन देने के लिए पहुंच गए थे। इसके बाद भी जो नीतियां रीतियां रही हैं, जिस तरह से इनके घोषणा पत्र तैयार होते रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं, और इनके भाषणों पर भी, इनके कुल मिलाकर के जो स्टेप्स रहे हैं और जो इनकी नीतियां रही हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट हैं उनका उनकी छाप दिखाई पड़ती है। लंदन यात्रा पर जब ये गए थे और कुछ नेता इनके साथ थे, तो सीताराम येचुरी भी इनके साथ थे। आज योगेंद्र यादव इनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल किए जा चुके हैं। उनको जयराम रमेश डिमांड के तौर पर दूसरा लोकप्रिय नेता अगर बता रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है वो जो उसकी एक छवि हुआ करती थी, उसके इतर अब उसका रूप स्वरूप क्या हो गया है, इसकी नीतियां रीतियां, इसके सिद्धांत, इसके कार्यक्रम, इसका विजन कहां से ये प्रेरित होकर के अपने सारी चीजें तय कर रहे हैं। गुजरात की चूंकि चर्चा हो रही है, तो गुजरात पे मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी ये महाराष्ट्र के बाद समय था, मौका था, दस्तूर था, गुजरात जा सकते थे। भाव ने अभी कहा कि ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को हिमाचल में मत आने दीजिए, गुजरात में मत आने दीजिए। अतीत के जो अनुभव हैं कांग्रेस के, उस पर एक इससे श्रेष्ठ कोई व्यंग हो नहीं सकता जो अभी भाव ने किया है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तहत बंटा धार, जहां जहां गए हैं वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी है। 2014 का चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, बुरा हाल हुआ, 44 सीटें। 2019 में फिर इन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ दिया गया, केवल 52 सीटें। और 2014 नहीं, 2011 से ही अगर आप देखें तो कुछ बाई डिफॉल्ट जो जीत मिली कांग्रेस को, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, एक आध स्टेट और होगा छोटा मोटा, वो छोड़ दें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अधिकांश चुनाव जो है वो हारे हैं। और जितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है इस बीच, उन सबके जरा स्टेटमेंट देख लीजिए। और जो 7-8 पेज का लेटर गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखा था पार्टी छोड़ते समय, उसमें तो सारा ठीकरा ही राहुल गांधी के ऊपर एक तरीके से उन्होंने फोड़ दिया था कि 2014 में आपने जब इनको उपाध्यक्ष बनाया तो इन्होंने वो सारा मैकेनिज्म ध्वस्त करके रख दिया जो आपने बनाया हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां तय करने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाती थी, वो लगभग खत्म हो गई या उसमें एक तरफा फैसले लिए जाने लगे। अलग अलग राज्यों के लिए जो विशेषज्ञ कुछ चेहरे थे पार्टी के पास में, उनसे सलाह मशवरा लेने के बजाय, उन राज्यों के बारे में अपनी नीतियां तय करने के बजाय उनसे सलाह लेकर के सारा कुछ ट्वीट करके ट्विटर पर तय किए जाने लगे। और ट्वीट जो राहुल गांधी कह दें वही पार्टी की नीति बनने लगी। तो कांग्रेस का जो कबाड़ा हुआ हो ऐसे नहीं हुआ है। एक दृष्टांत तो हमारे आपके सबके सामने, पूरे देश के सामने, और मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका की यात्रा पर थे। अजय माकन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लालू यादव को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाई थी सरकार, उसका बचाव कर रहे थे। पूरे लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस अध्यादेश का एक कागज पकड़ करके फाड़ करके नीचे डस्टबिन में डालते हैं।
और ये शो करते हैं कि ये अध्यादेश ऐसा है जो कबाड़ है और हम इससे सहमत नहीं हैं। यानी आप प्रधानमंत्री और अपनी ही सरकार की एक तरीके से बेइज्जती कर रहे थे। और उसके बाद अजय माकन का भी सुर बदल गया। ये तो फाड़ करके फेंक करके डस्टबिन में चले गए और बाद में जब लोगों ने पूछा तो अजय माकन जो है वो यू टर्न लेकर के बोले कि हाँ, जो राहुल जी ने कहा है वही हमारी नीति है। तो आपने पार्टी को मजाक बना करके रख दिया है और यही वजह है कि कई बड़े चेहरे जो हैं वो दूसरी भी वजहें होंगी, ऐसा नहीं है कि केवल नीतियों से, सिद्धांतों से या जो इनके ये उलटवासियां हैं इनसे नाराज होकर के वो गए होंगे। और भी कारण होंगे, क्योंकि अब पार्टी की इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि किसी को वो राज्यसभा में रिपीट कर सकें, तो वो भी एक कारण होगा। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप ने और इनकी मम्मी की जो महत्वाकांक्षा रही है उसने पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। अभी आप हिमाचल के भी नतीजे देख लीजिएगा, लगभग वही होना है जो असम में देखने को मिला, जो केरल में देखने को मिला। पश्चिम बंगाल तो मैं गिनना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि पिछली विधानसभा में भी इनकी 44 सीटें थी, तो हम ये उम्मीद तो कर नहीं सकते कि आप 44 से सरकार बना लेंगे। पर असम में आपकी वापसी हो सकती थी, बहुत कम मार्जिन, वोटों का शेयर अगर देखें तो बहुत ज्यादा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं था। केरल में आपने कुछ किया ही नहीं, जबकि आपने अधिकांश लोकसभा सीटें जीत ली थी 2019 में। सबसे ज्यादा उम्मीदें तो कांग्रेस अगर किसी स्टेट में कर रही थी कि वापसी हो सकती है तो वो केरल था। पंजाब में आपने क्या किया है वो सबको पता है, जिस तरीके से अपमानजनक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। तो ये मतलब बहुत ही गलत ट्रैक पर चली गई है पार्टी और अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसे सलाहकारों से घिर गए हैं कि लगता नहीं कि जो एक चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु जैसी हालत हो गई है, वहां से ये निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगता है। और सारा ज्ञान जैसे इन्हीं को है हर विषय के। एक बार अरुण जेटली ने कह भी दिया था मजाक में लोकसभा में कि किसी भी विषय की जानकारी नहीं और हर विषय के ये विशेषज्ञ हैं। तो वो हालत आज कांग्रेस की इन्होंने करके रख दी है। तो हिमाचल में भी, गुजरात में भी इसीलिए केजरीवाल ने जोर लगाया था हिमाचल में, जब उन्होंने देखा कि यहाँ हमारा कुछ बन नहीं रहा है तो वहां से तो वो बैक कर गए। लेकिन गुजरात में उनको संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि कांग्रेस को जितना बैकफुट पर धकेला जाए, अपना जितना आधार बढ़ाया जाए, जितना वोट शेयर हासिल किया जाए, सीटों की उनको भी कोई गलतफहमी मुझे नहीं लगता कि है, या उनको यह गलतफहमी है कि मैं सरकार बना लूंगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था जब आप लोगों का सर्वे आया था कि वो एक्चुअल में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करना चाहते हैं। हिमाचल में कुछ प्रतिशत वोट शेयर मिल जाए, गुजरात में मिल जाए, कुछ और राज्यों में मिल जाए, जो एक पैरामीटर होते हैं राष्ट्रीय दल के लिए, उतना अगर उनको मिल जाए तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में तो वो उससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो योगेंद्र यादव ने कहा है मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का भुस भरना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वो बात तो बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल को भी खुद ये भरोसा नहीं होगा कि वो सरकार बना लेंगे, पर कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, ये बिल्कुल तय है गुजरात में। और जितना वो नुकसान करेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी और ऊपर जाएगी। जी। भाऊ का कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, मेरे को भाऊ दिख नहीं रहे। ज्वाइन कर जी लेंगे जी शायद जुड़ तब जाएंगे, तक। कुछ नेट की प्रॉब्लम शायद लग रही है। जी जुड़ हाँ, गए शायद। जुड़ गए अभी तो। भाऊ आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है। कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे ख्याल, इंटरनेट टूट गया था। अच्छा अच्छा। आ तो रही है। बात कर रहे थे कि चुनाव है हिमाचल में, चुनाव है गुजरात में, और हमारे राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो गुजरात में तो पहुंचेगी ही नहीं,
और सीधे गुजरात को छोड़ते हुए मध्य प्रदेश से सीधे राजस्थान में 3 दिसंबर को एंट्री करेगी और 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में चुनाव हैं, गुजरात जाएंगे ही नहीं वो। और हिमाचल का थोड़ा-सा हिस्सा वो तब छुएँगे जब परिणाम आ चुके होंगे, यानी कि वो जाके कहीं जनवरी में पहुँचेंगे जाके वहाँ पर। तो ये इस प्रकार के इनके कार्यकलाप से, जबकि आज भी अध्यक्ष खड़गे बन गए हैं, लेकिन जो नीतिगत जो घोषणाएँ हैं वो आज भी राहुल गांधी ही कर रहे हैं, तो किसी को भी कोई संदेह नहीं है कि असली नेता तो राहुल गांधी ही हैं। तो ये गुजरात और हिमाचल जाएँगे ही नहीं, आगे के जो हैं वैसे भी राजस्थान में क्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं। तो क्या ये अब 2024 की तैयारी ना करके 2029 की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है शायद 29 की तैयारी ही करते होंगे। यानी 29 में पार्टी आप आपकी बचेगी आवाज़ नहीं ही आ नहीं हुँ, कर रहे हुए। उनको पास पार्टी ऐसा 2000 में हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले डिबेट एक खबर आई कि मेधा पाटकर भी जा रही है पदयात्रा। अब इनका योगदान क्या है मुझे बोलिए? इनका योगदान यानी ये सब लोग जो पब्लिक लाइफ में जाकर 4 वोट भी नहीं ला सकते, ऐसे ही लोग अगर आप इकट्ठा करोगे तो चुनाव लड़ने में कोई मतलब नहीं रहता। ये समझ नहीं रहे इनकी जगह जो खाली हो रही है वो जगह ग्रैब करने में केजरीवाल लगे हुए। केजरीवाल ये सब इकोसिस्टम पागल जैसे बोलते हैं, छोड़ दो। केजरीवाल का टारगेट क्लियर है, उनको अभी अपने पाव जमाने हैं गुजरात में। तो जितना कांग्रेस जगह छोड़ेगी वो गैप केजरीवाल को भरनी है। उनको 6 या 16 सीटें आती है उससे मतलब नहीं है। वो अगर 15, 10, 12, 15% वोट लाते हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लोग आहिस्ता इनके लिए 10-15 लीडर तैयार हो जाते, वो लीडर आगे चलकर पार्टी ले जा सकते। अगर कोई भी एमएलए ही कुछ भी नहीं है तो पार्टी चलेगी कैसे? इसलिए केजरीवाल का टारगेट सत्ता में आना नहीं है आज। हुँ। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे और भाऊ से और ओंकार जी से, और आप इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को शेयर और लाइक करने के साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ आपको ये भी अनुरोध है कि चैनल को सपोर्ट भी करें। भाऊ सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, नहीं तो इसलिए कांग्रेस हिमाचल हो या गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस को पार्टी चलानी नहीं है और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे इनका स्पेस लेना चाहती है। वो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कोई पार्टी या सीपीएम वगैरह पर ले सकती है, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो आम आदमी पार्टी एक तरीके से है ना, एनसीपी तो दूसरी कांग्रेस ही है। हुँ। ओंकार जी, जी, जी। एन एनसीपी की बात आई तो एनसीपी वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में? वो कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने अफ़ज़ल खां को मारा था, वो गलत किया था या कि नहीं मारा था, कि ये जो है वो हर हर महादेव के विरोध में जो ये लोग कर रहे हैं, ये क्या सोचते हैं? ये नहीं नहीं, लोग जो वो है एक अफ़ज़ल खां डिटेल को थोड़ा गड़बड़ा गया है, इसलिए वो फिल्म के खिलाफ उन्होंने तमाशा किया। वो तो क्या है, एक संभाजी ब्रिगेड करके ऑर्गेनाइजेशन है ये, हाँ जी। क्या बोलते हैं उसको, बेवारस ऐसा बच्चा है एनसीपी का, हुँ, जिस तो छुपे हुए एनसीपी के ही लोग हैं वो हुँ, नाम खुलेआम एनसीपी का या शरद पवार का नहीं लेते, लेकिन वो हमेशा शरद पवार के पीछे से काम करते हैं।
उनके ही एक लीडर को इन्होंने एमएलसी बना दिया। तो एनसीपी की बात यह है कि ये डरे हुए हैं कि जिस ढंग से उद्धव ठाकरे के पास मुस्लिम वोट आकर्षित हो रहे हैं, इससे एनसीपी बहुत डिस्टर्ब है, ये समझे आप। क्योंकि मुस्लिम हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करता है ऐसा माना जाता है। टैक्टिकल का मतलब ये होता है कि इनमें से बीजेपी को कौन हराएगा, तो उसकी तरफ लोग चले जाते हैं। आपने बंगाल में देखा, फुरफुरा शरीफ हो, एमआईएम हो, उनको छोड़कर लोगों ने ममता को वोट इसलिए दिए कि ममता ही बीजेपी से टक्कर लेने वाली थी। अगर फुरफुरा शरीफ, एमआईएम, सीपीएम वगैरह चल जाते, थोड़े थोड़े भी चल जाते, तो बीजेपी आराम से मेजोरिटी में आ सकती थी। तो मुस्लिमों ने टैक्टिकल वोटिंग 27% है, टैक्टिकल वोटिंग करके पूरा का पूरा अपना वजन ममता के पल्ले में डाल दिया और बीजेपी माइनॉरिटी में रही। वही बात आपको यूपी में दिखाई देगी। तो वही बात यहाँ आज महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए बीजेपी से तन मन से पूरी ताकत लगाकर लड़ने वाला कौन है? कांग्रेस नहीं है, एनसीपी नहीं है, मुस्लिम है। तो जो मुस्लिम पवार के पास या कांग्रेस के पास रहते थे, उनके लिए आज उद्धव ठाकरे सबसे बड़ा नेता बन गया। तो अगर हमारा वो मुस्लिम वोटर बेस है 4%, 5% जो कुछ होगा, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जा रहा है। इससे एनसीपी में बड़ी खलबली मची हुई जी। तो इसलिए जो है वो अफजल खां को भी तैयार कर रहे हैं और दिनेश शिंदे जो हैं वो अफजल खां की जो मज़ार है उसके चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन है वो गिरा रहे हैं। तो अब ये अफजल खां पे राजनीति चल रही है, अर्थ ये हुआ ये। नहीं, वो दिखाने की राजनीति है, वो उसमें कोई राजनीति नहीं है। एक फिल्म की बात है, बैन कर ले काम खत्म हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उस पर लोग बहुत सारा तवज्जो देने वाले नहीं है। इसलिए तो वो मामले में देखो, हमारे में बोल हमला वगैरह निकाली गई, ऐसी वो कहानी है। तो ये कोथळा काढला, ये तो शिवसेना का लोकप्रिय डायलॉग है, पॉपुलर डायलॉग है। लेकिन ये मजार के आसपास का सब कोथळा निकाला गया, फिर भी उद्धव ठाकरे उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया संजय राउत के पहले थे, तो बोले नहीं वो सब्जेक्ट अलग है। उसी दिन वो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे उस पर एक शब्द नहीं बोले। मेरे कुछ डिस्टरबेंस है, नेट की प्रॉब्लम, उसी कारण से हाँ, तो एनसीपी इसीलिए एनसीपी में खलबली है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में बहुत सारी मारामारी चल रही। जी जी। तो अब आइए, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम प्रश्नों को ले लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को ले लेते हैं। उससे पहले एक बार पुनः सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। ओके मिश्रा जी, गोइंग टू केरला छुट्टी पे। इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमें सपोर्ट भी करें। प्रश्न, महावीर दत्त शर्मा जी, आपको धन्यवाद। हर्षद मालवे, भाऊ नमस्कार करतो, आशीर्वाद द्या। सध्या मराठी वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्र सर्वच्या सर्व पाकिट पत्रकार झालेले दिसतात, काय कराव? टीव्ही फोडून द्यावा की काय? इसका अर्थ भी बता दें भाऊ। बोलूंगा टीवी यानी न्यूज चैनल देखना बंद करें। बहुत सारे लोग मराठी में आजकल न्यूज चैनल देखना बंद कर दिए, मराठी पर्टिकुलरली, क्योंकि ये तो अभी सामान्य से सामान्य लोग बोलने लगे कि ये तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार के चमचे बन गए। ये लोग ओपनली बोल रहे।
बहुत सारे लोगों ने इनका चैनल, मराठी न्यूज चैनल तो देखना ही बंद कर दिया। अब देखिए, अब्दुल सत्तार ने सुप्रिया सुले के बारे में कुछ बोला तो इमीडिएटली ये लोग शुरू हो गए का अपमान, और अवार्ड ने जो इंसल्ट किया है, एक महिला को धक्का दिया है, तो उधर जो विक्टिम है उसको विलन पेश करने की मराठी मीडिया कोशिश कर रहे हैं। तो इससे लोग बहुत तंग आ चुके हैं, बोलते बस हो गया, मराठी मीडिया देखना लोग बंद कर रहे हैं। तो इनको भी मैं बोलूंगा, टीवी फोड़ने की जरूरत नहीं, अपना नुकसान क्यों करे, आप इनका चैनल देखना बंद करो, इनकी टीआरपी जाएगी तो अपने आप सुधर जाएंगे या तो खत्म हो जाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट। जय भारत जय पंजाब। भाऊ प्लीज एंडोर्स भगवंत मान एस सीएम गुजरात 22। कह रहे कि भगवंत मान का आप जो है वो सपोर्ट करें गुजरात के चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, क्यों, मैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दूंगा उनको, मेरी क्या एंडोर्स करने में क्या होता है। और ये रिक्वेस्ट मुझसे ज्यादा अगर वो संजय राउत को करे तो अच्छा है, संजय राउत कुछ भी कर सकते हैं। ए जी पूछ रहे हैं क्या बीजेपी फडणवीस हेमंत विश्वास को तैयार कर रहे हैं बड़े पद के लिए? इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर स्टेट्स दे मे गिव देम बिगर रोल्स। आप दोनों महानुभाव इसका उत्तर दे सकते हैं। नहीं, देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ ये भविष्य के नेता हैं, और ये अभी शिक्षण प्रशिक्षण के दौर से, परिपक्वता के दौर से गुजर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है। मुझे लगता है कि सितंबर 2026 तक जब नरेंद्र मोदी 75 इयर्स के होंगे, तब तक इनमें से, तीनों में से कौन कितना परिपक्व होगा, ये अभी थोड़ा सा और देखने वाली बात है। और ये संयोग है कि हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ तो इस समय चीफ मिनिस्टर है, अपने दायित्व निभा भी रहे हैं। और इधर हमने और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कभी हिंदी नहीं बोला करते थे, वो टूटी फूटी जैसी भी है, इधर हिंदी भी बोलने लगे हैं। और उत्तर भारत के अगर राज्यों में उनके पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनकी लोकप्रियता केवल असम या पूर्वोत्तर के राज्यों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उनकी सरहदों को लांघ करके अब उत्तर भारत की इस पट्टी तक पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस ने तो साबित किया है कि वो बहुत ही सुगढ़, बहुत ही सुलझे हुए और परिपक्व नेता हैं, और उनको ऊपर का भी आशीर्वाद प्राप्त है, संघ का भी आशीर्वाद प्राप्त है। और योगी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है कि उनको अब हर राज्य में जहां भी चुनाव होते हैं उनको बुलाया जाता है, और उनका जो एक समस्याओं से निपटने का तौर तरीका है, वो उसका तो अब बाकी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वो अनुसरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिनमें संभावनाएं हैं, बीजेपी के और भी लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, उनमें ये तीन चेहरे मेरी नज़र में ऐसे हैं जो अल्टीमेटली अगर कभी योग बना तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मुझे मेरी थोड़ी अलग राय है। मैं मानता हूं कि जिस ढंग से 2014 में सरकार बनी मेजोरिटी मिलने के बाद, तो बहुत बड़ा बोझ अकेले नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ा। उस वक्त तो एक बात ठीक थी कि पार्टी बनाने में अमित शाह लगे हुए थे। 2019 के बाद मोदी इंटरनेशनल हो, फॉरेन रिलेशंस हो, डिफेंस हो, फाइनेंस हो, इंडस्ट्री हो, इसमें लगे हैं, और बाकी इंटरनल जो गवर्नमेंट चलानी है वो अमित शाह चला रहे। तो अमित शाह की उम्र अब कम है। अमित शाह, योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस, ये चार चेहरे जो हैं, ये मुझे कलेक्टिव लीडरशिप लगते हैं।
आगे आने वाला, देखो मोदी जी 12 साल पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उतना इन तीनों का भी एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी बात है कि मोदी भुन भुन कर निकला हुआ नेता है। 12 साल इनको जिस ढंग से परेशान किया गया, उससे वो जो निखर कर आए, उतनी बुरी स्थिति योगी, अमित शाह या फडणवीस वगैरह की, हेमंत विश्व शर्मा की नहीं है। इसलिए आगे चलकर कलेक्टिव लीडरशिप पर चलना चाहिए, ये समझने वाले चारों है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बात है कि पार्टी का अध्यक्ष बनकर जिस ढंग से पार्टी को अलग अलग राज्यों में अमित शाह ने खड़ा किया, तो एक बात है कि इन तीनों को लेकर अमित शाह आगे आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि इन सबको एक साथ रखने की क्षमता अमित शाह में है। जी, तो इसी के साथ आज के प्रश्न पूर्ण होते हैं और आज का कार्यक्रम भी हम यहीं पर इसको विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। भाऊ को बहुत-बहुत धन्यवाद और ओंकार जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे नमस्कार। मातरम।